सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेहमान हैं कमरुज़्ज़मान कायरा, साबिक़ वफाकी वज़ीर, साबिक़ मुशीर बराए कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आ रही है। अच्छा कायरा साहब, मैं बात शुरू करूँगा कि आप मौजूदा हुकूमत के एक लिहाज से इत्तेहादी भी हैं और अहम तरीन सारे आइनी ओहदे आपके पास आ गए हैं। अब तो गवर्नर्स भी आ गए हैं माशाल्लाह। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक इत्तला है उसकी आप तस्दीक करेंगे या तरदीद करेंगे कि जून के बाद यानी जो बजट है उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काबीना का फेडरल काबीना का हिस्सा बनने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कोई 8 के करीब अहम आपके वजारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है उसे दी जाए। क्या कहेंगे सर इस पर? डॉक्टर साहब, लाइटर साइड पे बात कर रहा हूँ। ये सवाल तो बेसिकली मुझे लगता है मीडिया वाले में छेड़ने के लिए करते हैं, इसलिए कि हम इसकी बहुत दफ़ा वजाहतें कर चुके हैं, चेयरमैन साहब कर चुके, हम कर चुके, बार बार इसकी तरदीद कर चुके हैं कि अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है और जो डिज़ाइन ऑफ गवर्नमेंट है उसमें भी ये बात नहीं है। और अगर कोई इस मामले में कोई ऐसा वक्त आया कि हमारे सामने कोई तजवीज़ आए, हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा तहर्रुक किया जाए, पीपल्स पार्टी तो नहीं चाहती, लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से तहर्रुक किया गया तो फिर इसी में हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें जाके इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इसकी इतनी वजाहत हम कर चुके हैं, अब तो लगता है कि आप लोग हमें थोड़ा सा हमसे छेड़खानियां करते हैं सवाल। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, खबरें आती हैं तो तरदीद और तस्दीक आप ही से करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी एक जुमला आपने कहा कि अभी तक क्या हम ये भी मानें कि हुकूमत की तरफ से या PMLN की तरफ से आपको वफाकी काबीना में शमूलियत की दावत अभी तक दी गई है या नहीं दी गई है? डॉक्टर साहब, मेरे इल्म में नहीं है। जो पहली पोजीशन थी पीपल्स पार्टी की वही पोजीशन आज भी है। अगर कोई ऐसी तजवीज़ हुई तो वो हमारी CC में आएगी, उससे पहले सारी क्या फाराइयाँ। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो आपके शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, PMLN की है, आपने पूरा कंधा उनको दिया है वज़ीर आज़म बनने के लिए, लेकिन वफाकी काबीना का आप हिस्सा नहीं है। लेकिन इसके अलावा अहम आइनी ओहदे सारे आपके पास हैं, ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब भी, गवर्नर्स भी, चेयरमैन सेनेट भी, बलूचिस्तान हुकूमत। अब सर मेरा सवाल ये है कि ये कहा यह जा रहा है कि ये जो हुकूमत है बज़ाहिर इसमें छोटे इत्तेहादी है जो कि वजारत में भी काबीना में भी हिस्सेदार है, लेकिन इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स काम कर रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, महंगाई नीचे की तरफ आ रही है, मईशत का जो हाल है वो बेहतर हो रहा है, रिज़र्व बेहतर हो रहा है, बहुत सारी बेहतरी आ रही है। तो कल अगर मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है अगर कामयाब होती है तो फिर सर अगले वज़ीर आज़म भी शहबाज शरीफ होंगे? पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि इतने चैलेंजेस हैं मुल्क के, अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो और ये हुकूमत कामयाब हो। हमारी कोशिश भी है कि ये हुकूमत कामयाब हो, इसलिए कि मुल्क आगे है, मुल्क पहले है, मुल्क के हालात दुरुस्त होना ज़रूरी है। हुकूमतें आनी जानी होती है, ये बात के फैसले होंगे कि कौन हुकूमत में होगा कौन नहीं होगा, कैसी कोalition होगी। लेकिन हम बिल्कुल दुआगो हैं और कोशां हैं और हुकूमत के साथ हैं कि वो किसी तरीके हम इस हुकूमत को, मुल्क को इन मुश्किल हालात से हम निकालने में कामयाब हो सकते। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा सा हम आगे कुछ कानून साजी में बात करेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं गवर्नर के हवाले से और हम आ जाते हैं पंजाब के गवर्नर के हवाले से।
तो सर पंजाब में जो गवर्नर आए हैं पीपीपी सरदार सलीम हैदर, उनको गवर्नर बना दिया गया है। अच्छा, एक नाम एक कारकुन का भी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हालांकि पीपल्स पार्टी पिछले दिनों 3 शख्सियात वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आए। उसमें कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त था और उनका नाम भी आया, मीडिया में भी चला। लेकिन सर फिर वही हुआ कि एक सरदार को, एक जागीरदार के साहबजादे को, जो एक जागीरदार ख़ुद भी हैं, सरदार ख़ुद भी हैं, उनको गवर्नर बना दिया गया। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, आप सरदार जो है ना, ये टाइटल ही रह गए हैं और पंजाब में आपको सरदारी हमारी तरफ नहीं है। सलीम हैदर साहब हमारे साथी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो मेरे साथ डिवीजनल प्रेसिडेंट थे। वो हमारी गवर्नमेंट में उस वक्त वो स्टेट मिनिस्टर थे और अभी भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे जो पिछली गवर्नमेंट थी। तो सलीम हैदर साहब पीपल्स पार्टी के लिए कोई नया नाम नहीं है। हाँ, अदरवाइज वो अटक से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। इसी के फॉर्म से इलेक्शन लड़के वो इलेक्शन जीते भी थे और लूज भी थे। नहीं सर, ठीक है, डरनाल है। वालिद उनके सरदार जंग बहादुर ख़ान में उज्जत करूँगा दोबारा, और वो ये है कि 2 बार काबीना का हिस्सा रहे, 1 बार MNA बने, यकीनन बने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुरे हालात में पंजाब में मुनज़्ज़म करने की भरपूर कोशिश की, काम किया, मीडिया जंग लड़ी, सलीम हैदर साहब तो कहीं नज़र नहीं आए सर। लेकिन जो लोग नज़र आए उनमें कमरुज़्ज़मा कायरा साहब भी हैं, और भी 2-4 नाम हैं, मैं चाहूँ तो कोट कर दूँ, उनमें से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? डॉक्टर साहब, ये हमारे ख्याल होते हैं ना जी, 1, 2, 4, 6 नाम होंगे, इनमें से कोई प्रोबेबली नाम आ जाएगा। अब क़यादत का काम होता है, वो किससे क्या काम लेना चाहते हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी देते हैं, ये वो फैसले कर देते हैं और उनका ये इस्तेहकाक है। सलीम हैदर साहब जब मैं पंजाब का प्रेसिडेंट था तो मेरे साथ डिवीजन में वो डिवीजनल प्रेसिडेंट थे। पिंडी एक बड़ी डिवीजन है हमारी और बड़े अहम उनका रोल था। तो ये नहीं है कि वो कोई आउटसाइडर है, अचानक आए और पीपल्स पार्टी में उनको दे दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये फैसला बहरहाल क़यादत का होता है। आप और मैं बैठ के अपने अपने तय अपनी फेवरेट्स को, या मेरे नज़र में कौन बेहतर होगा, आपकी नज़र में, इस पर इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन ये फैसला तो बहरहाल क़यादत ने करना है। वो हमसे राय ले सकते हैं, पाबंद तो नहीं हम उनको कर सकते। बहुत सही बात कही है आपने, इसीलिए मैंने कहा कि फिर एक दफ़ा जागीरदार जीत गया, सरदार जीत गया और कारकुन जो है वो हार गया। आगे चलता हूँ सर, और वो बात करते हैं गवर्नर KPK और वज़ीर आला KPK के दरमियान जो सर बड़ी सख्त तरीन लड़ाई जारी है। और ये आप समझते हैं ये ज़बानी है लड़ाई, या ये जो जिस किस्म के अल्फाज और ज़बान और धमकियाँ एक दूसरे को दी जा रही हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर की आपस में तलखी हुई है, ये सेटल हो जानी चाहिए जल्दी। सदर साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक गवर्नर साहब को बुलाया था और उन्हें ये बात कही होगी। यकीनन ये मिजाज नहीं है जरदारी साहब का वो लड़ाई की तरफ जाए, और जो ज़बानी गुफ्तगू हुई वो अनफॉर्चुनेट थी। सभी ऑफिसर्स को, हम तो ये सभी इदारों को कह रहे हैं, यही हमारा मुबाहिसा है, इस वक्त मुकालमा है, यही हमारा अलमिया भी है कि हमारे इदारे अपने अपने रोल में महदूद नहीं रहते, अपने अपना काम नहीं करते, बल्कि बियॉन्ड दैट चले जाते हैं। इसी तरह ये भी दोनों ओहदे जो हैं, ये दोनों इदारे हैं एक तरह के, ये भी बियॉन्ड जाने की बातें कर रहे हैं जो कि तकलीफ देह है। लेकिन एक बात ज़रूर देखिएगा, फैसल कुंडी साहब बैरिस्टर हैं, बड़े तामुल वाले, मीडिया के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। लेकिन मुझे माजरत से जो गंडापुर साहब हैं, वो तो पहले दिन से उनका मिजाज सारी कौम जानती है। वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले जिस मिजाज के हामिल थे और अब इस ओहदे पे बैठ के उनसे तकाजा भी यही है उनसे, क्योंकि ये तकाजा उनकी जमात का है, उनकी जमात या उनके लीडरशिप उनसे क्यों ये तकाजा कर रही है, इसलिए ये तकाजा कर रही है कि PTI ने अभी तक जो तसादुम है, जो क्लैश है, जो लड़ाई है, उसकी वजह से उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की है। तल्ख बयानी है, तल्ख नवाई है या बदज़बानी है, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है और अब उन्होंने उसी अमल को जारी रखा हुआ है
अदालतों के साथ, अगर अदालत उनका हक में फैसला नहीं देती तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। अगर कोई और इदारा उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। अपने मुखालफिन को, वो सियासी हो, वो मजहबी हो, वो समाजी कोई शख्सियत हो, उसकी ऐसी तैसी फेर देते हैं। तो ये उसी मिजाज का, उनकी जमात के उस डिज़ाइन का हिस्सा है कि गंडापुर साहब लड़ाई लड़ेंगे, तल्ख बोलेंगे, बदजबानी करेंगे और वो चाहेंगे कि वफाक उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। ये मैं समझता हूँ उनकी जमात की स्ट्रेटजी है और इसको कामयाब नहीं होने देना चाहिए, बल्कि वो बढ़ के मारते हैं तो मार लें। पहले भी उनकी यही मिजाज थे। लेकिन सर जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं कि गवर्नर साहब को हम 2 कमरों तक महदूद कर देंगे, उसकी एंट्री बंद कर देंगे, बिलावल भुट्टो की एंट्री बंद कर देंगे, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम तो चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद के ऊपर और जेल तोड़ देंगे, इमरान खान को छुड़वा देंगे, पेस्को पे कब्ज़ा कर लेंगे। उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है। सर अगर एक वज़ीर आला इस किस्म की किसी एक्टिविटीज़ का शिकार होता है और इस किस्म की एक्टिविटीज़ करता है और अगर हौसला मिलता जाएगा तो जाहिर है बहुत कुछ करेंगे। तो अगर ऐसा कोई हुआ, अगर ऐसा कोई अमल हुआ तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नर राज की तरफ जाएगी? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त सदर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गवर्नर है। सर डॉक्टर साहब, गंडापुर साहब ने कश्मीर का जिक्र किया अपनी तकरीर में और उन्होंने कहा मैंने कश्मीर में इस हुकूमत के आसाब देख लिए हैं, वहाँ 3 लोग शहीद हो गए, अपनी जानें हार गए, वहाँ पूरा कश्मीर के अंदर एक तातुल था, पूरी दुनिया में इसको हिंदुस्तान प्रोजेक्ट कर रहा था और उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को ये मुतालबा पूरा नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे और ज़्यादा तलखी और नुकसान होता तो कोई अर्ज नहीं था। यही कह रहे हैं ना दूसरे लफ्जों में वो, और उसको अगर हिंदुस्तान और भी ज़्यादा एजुकेट करता तो कोई अर्ज नहीं था उनके ख्याल में। तो ऐसी शख्सियत, ऐसे ख्यालात रखने वाले को तो अल्लाह से बचाए, लेकिन उनको नारे मारने, धमकियाँ देने, इसके लिए डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना, मैं ज़रा अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ, वो कहते हैं ना देयर इज द डिस्टेंस बिटवीन कप एंड द लिप। उनके लिए मैदान हाजिर है, वो अगर करना चाहते हैं तो करके देख लें। अगर कोई ऐसी मुहिम जुई या मुहिम जुई से आगे बढ़ के कोई काम करना चाहता है तो कानून उसके रास्ते बताता है कि ऐसी सूरत हाल से कैसे हैंडल करना है इसको। और अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करेगी तो ये वफाकी हुकूमत का फैसला इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अभी अगर की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, पहले उनको करने दें। बाकी कानून मौजूद है, उसमें मेरे कहने की, आपके बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कोई मुहिम जोई की तो जो कानून कहता है उसके मुताबिक अमल हो जाएगा। सर थोड़ा सा, क्योंकि ये गुफ्तगू आई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कि हम जो हैं वो गवर्नर राज किसी सूरत में नहीं लगाएंगे, और ये गवर्नर साहब ने भी आपको कहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मेरा ये सवाल है, कानून तो मौजूद है और ऐसी कोई भी हिकमत अमली हो, कानून तोड़ा गया तो गवर्नर राज का कानून मौजूद है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन पीपल्स पार्टी का गवर्नर ये कह रहा है या पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या ये आप गवर्नर राज की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है? इस मुल्क के अंदर गवर्नर राज या सदारती हुक्म या 58(2)B के ऊपर अमल दरामद या ये बहुत कुछ होता रहा ना माजी में, या फैसले अदालतें करती रही। तो हम उस तरह के फैसलों, उस तरह के सदारती अहकामात और उस तरह के गवर्नर ऑर्डिनेंस की हम हमेशा मुखालफत करते हैं। हाँ, जो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए कारोबार हुकूमत को चलाने के लिए आपको इक़दाम करने हैं, वो कानून और आइन में दर्ज है, वहाँ से तो इनहराफ नहीं हो सकता। वो मेरी ख्वाहिश पे पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, डॉक्टर दानिश, PTI, इनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं चलना, वो तो कानून और आइन के मुताबिक चलना। नहीं, कुछ ऐसी जमातें होती हैं ना सर जो एक्सट्रीम पे नहीं जाती हैं, वो कहती हैं नहीं जी गवर्नर राज नहीं, जैसे आपके कहा। लेकिन सर हमने देखा है 2009 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म की गई, गवर्नर राज लगाया गया था, उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर थे। तो क्यों ऐसी बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि हम गवर्नर राज की तरफ नहीं जाएंगे, हालांकि आप कर चुके हैं ये काम? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश ये है कि अगर हमने किया तो उसकी अपने वक्त की एक रीज़न थी, आज वो रीज़न नहीं है, खुदा ना करे ऐसी रीज़न दोबारा पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें उस सूरत हाल में हमने कमज़ोर फैसला कर दिया और बाद में हमें ख्याल आया कि ये कमज़ोर फैसला में नहीं करना चाहिए था, तो क्या उसी कमज़ोर फैसले की प्रेसिडेंस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़े या अपनी करेक्शंस कर लें? मेरा ख्याल है करेक्शन वाला रास्ता ज़्यादा बेहतर है।
बहुत सही बात की सर कि ये करेक्शन होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। कमर साहब, इमरान खान सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं फौज से बात करना, और वो भी डायरेक्ट आर्मी चीफ से और DGISI से। और वो सियासी जमातों से क्यों नहीं बात करना चाहते हैं, उसकी दो वजूहात सर वो बताते हैं। एक तो ये कि उन्होंने ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी, PMLN और MQM के बारे में कि इन्होंने हमारा मैंडेट छीना है, और दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि ये जितनी भी जमातें हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की पपेट हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, असल ताकत इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए हम उनसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, दो सूरत हाल है, दो बातें बड़ी अहम। एक तो ये कि वो कहते हैं कि हम फौज के साथ बात करना चाहते हैं, सियासी जमातों से नहीं, और ये उनकी पहली दफ़ा पोजीशन नहीं है। ये बात वो बहुत अरसे से कहते आ रहे हैं, जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उस वक्त भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी। अब सवाल ये है कि वो इससे क्या मैसेज दे रहे हैं। मैसेज वो ये दे रहे हैं, पहली बात कि वो फौज को एक सियासी एंटिटी के तौर पे ये तस्लीम करा के उसकी हैसियत मनवाना चाहते हैं कि ये जो आप मेरे साथ बैठ के डायलॉग करें। डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, डायलॉग तो सियासी हुकूमतें करती हैं। फौज तो एक एंटिटी के तौर पे नहीं। फौज से गलतियां हुई, माजी में अगर मुदाखलतें हुई तो गलत था, अभी हुई तो गलत था, लेकिन सवाल यह है कि आप उसको एक डायलॉग में बैठ के 1-on-1 पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अगर बैठ के, तो आप उनको एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे फॉर द टाइम्स टू कम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई खौफनाक बात है। और ये बात फौज के लिए काबिल कबूल ना हो सकती है ना होगी। अब इसका क्या तरीका है, क्यों कर रहे हैं ये? इसलिए कर रहे हैं कि वो सियासी जमातों से डायलॉग करें तो झूठ बोल उनका सामने आ जाएगा और उनको चीज़ें कबूल करनी पड़ेंगी। फौज डायलॉग में इस तरह बैठेगी नहीं, लिहाजा वो कहेंगे मैं तो चाहता हूं लेकिन मेरे साथ डायलॉग को नहीं करता। रही बात दूसरी, इमरान खान कहते हैं कि मेरी कुछ सीटें चोरी हो गई। अब इसमें दो सूरत हाल है। एक ये कि वो कहते हैं मेरी को 150 या 160 सीटें बनती थी। अच्छा चलें जी, फर्ज करें आर्गूमेंट के लिए ये मान लिया कि आपकी इतनी सीटें बनती थी, तो उन सीटों में बाकी सीटें फिर भी तो है ना, सिर्फ 166 या 150 सीटें तो नहीं है, मुल्क में तो 266 सीटें हैं, स्पेशल सीटें मिला के 342 बन जाती हैं। सो जो बाकी 100 सीट है उनकी सीटों के अलावा उनको तो पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया है ना। इमरान खान साहब दूसरों के मैंडेट को तस्लीम नहीं करते, इदारों को तस्लीम नहीं करते। वो जो एक पंजाबी में है ना कि गलियां उन सुंजिया ते मिर्जा यार फिरे, यानी वो अकेले ही सब कुछ कहते हैं, मैं ही अक्लमंद हूँ, मैं ही ज़हीन हूँ, मैं ही बहादुर हूँ, मैं ही गैरतमंद हूँ, बाकी सारे कुछ नहीं है। ये रवैया ना तो इंसानी सतह पे दुरुस्त है और न सियासी सतह पे दुरुस्त है। उनको सियासी जमातों के साथ बैठ के डायलॉग करना होगा। पाकिस्तान के अवाम को, उनके फॉलोअर्स को भी ये बात तस्लीम करनी होगी, क्योंकि सिर्फ जज्बातियत में, गुस्से में, गाली देने में, अपने इदारों को, उनके इमेज को डिमोलिश करने में, इसमें कोई कौमी खिदमत नहीं हो रही, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान सरीगन है। अच्छा सर, ये उनका एक क्लेम है, उन लोगों का ही क्लेम है कि जी हम अगर फ़ौज से बात करने की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है कि जी ये फ़ौज को मुदाखलत करने को कर रहे हैं और ये फ़ौज का सहारा लेके हुकूमत में आना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि माजी में पीपल्स पार्टी PMLN ने एक दूसरे की हुकूमत को गिराने के लिए फ़ौज का सहारा लिया, इवन के GHQ तक गए। तो वो ये कहते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपको हराम लग रहा है, आप बात करें तो वो हलाल है। क्या कहेंगे सर? सब पहली, इसमें भी दो सूरत हाल है। पहली बात यह है कि अगर हमसे माजी में गलती हुई तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, हमने अपनी गलतियों का इकरार करते हुए आगे बढ़ने का रास्ता पैदा किया। हमने ये जो हमारी गलतियों के सुराख थे ना, खुडें थी, ये बंद की थी। लेकिन फिर भी इंसान है, गलतियां होती हैं, गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये कहना कि जी माजी में किया था तो हम भी करेंगे, माजी में तो मार्शल लॉ भी लगे थे तो फिर मार्शल लॉ लगवा लें, तो ये क्या लॉजिक देते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि हमने अगर किसी वक्त ये हुआ तो एजेंसीज का एक खुफिया रोल रहा, नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ इससे, लेकिन वो खुफिया रहा।
इमरान खान जो कह रहे हैं वो तो कहते हैं कि फौज मेरे सामने एक इदारे के तौर पे, एक एंटिटी के तौर पे, मेरे सामने एक पार्टी के तौर पे आके बैठे हैं। ये बात अगर आप तस्लीम कर लेते हैं तो आईने पाकिस्तान का वाज़े इन्हिराफ करेगी फौज, जो कि फौज नहीं कर सकती। और इमरान खान जानते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इत्माम हुज्जत के लिए एक बना रखा एक बहाना कि जी मैं तो इसलिए करना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि इसको कैसे डिफेंड करेंगे सर? सब जानते हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब कौन है, फैसल वाडा साहब कौन है। आप इसको जिस तरह भी चाहें नाम दे दीजिए, लेकिन लोगों को पता है, सबको पता है, पार्टी को तो बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों को, जिनका ताल्लुक बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से है, उनको वोट देती है, सेनेटर बनाती है। तो आप कैसे इस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को अलग कर सकते हैं सर? डॉक्टर साहब देखिए, कैंडिडेट कौन किस तरफ से है। वाडा साहब इलेक्शन लड़े, हमारी जमात के पास सिंध में कुछ वोट फालतू थे। हमारी जमात के अंदर एक राय थी कि इनको वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ दोस्तों की राय थी कि हमारे पास तो फालतू वोट है, अब हम क्या करें, अपनी जमात को तो डाल नहीं सकते, पीटीआई जो है उसको वोट हमने देना नहीं है, और एमकेएम के साथ भी समझौता नहीं हो रहा था। तो ठीक है, वाडा साहब अगर वोट मांगते हैं तो उनको दे देते हैं। कल हमें अगर वोट की जरूरत होगी तो ये प्रेसिडेंशियल वोट हमें दे देंगे, लाइक दिस। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये हमारे पास फालतू वोट थे, हमारे वोटों की वजह से नहीं बने वो। तो किसी दबाव या डील की वजह से तो नहीं हुआ है। मैं करता हूँ, यू नो इट, आप बहुत बखूबी जानते हैं कि उनको मेजोरिटी में वोट एमक्यूएम का मिला। यही सूरत हाल काकड़ साहब की थी। काकड़ साहब को सरदारों के उस माहौल में उनको कुछ वोट उनके अपने, उनके साथी थे, उनको बैक पार्टी के वोट उनको मिले, और बाकी वोट अगर हमारे कुछ थे, हमारे कितने लोग थे वहाँ, हमारे लोग जो थे हमने उनको वोट किया। क्योंकि सियासत के अंदर आप उनको ओन करके नहीं चल रहे, हम किसी के कहने पे उनको वोट नहीं डाल रहे। कुछ कभी कभी ये भी होता है डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई दफ़ा मैं कोई कहूँ कि जी हम दुनिया में बड़ी मिसाली किस्म की जमहूरियत, कोई अफलातूनी जमहूरियत लेके बैठे हुए। आप यकीनन देखते हैं कि कल बड़े ऑब्जेक्टिव्स के लिए, कल ऐवान के अंदर लेजिस्लेशन में या किसी ओहदे के इंतखाब में आपको उनके वोट की जरूरत होगी, तो कल आपको उनका वोट लेना होगा। तो अगर आपको मिल रहा है और आपके वोट जाया हो जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे ना। तो सर ये कमर बाजवा साहब को भी तो आप लोगों ने सर वो एक्सटेंशन दी थी ना। तो पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात कैसे कहती है? मौलाना फजल रहमान साहब से जब ये सवाल पूछा गया कि जमहूरियत के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ना तो आसिफ अली जरदारी साहब जमहूरी हैं, ना बिलावल भुट्टो हैं, और यही सारे सवालात उन्होंने भी उठा लिए। इन सारे सवालों में जी मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका बड़ा एहतराम है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये एक नामकबूल, गैर मकबूल फैसला था पीपल्स पार्टी का, और ये पीपल्स पार्टी के अंदर भी बड़े मुबाहिसे का बायस बना। लेकिन बहरहाल जमातों से ये गलतियाँ हो जाती हैं, गैर मकबूल फैसले भी करने पड़ते हैं। ये एक्सटेंशन वाला फैसला गैर मकबूल फैसला। अरे सर चलें, आप आते हैं कि ये जो एक बिल आने की बात की जा रही है, कानून लाने की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को की उम्र को 3 साल बढ़ा दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है, कोई बिल आता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में बिल को सपोर्ट करेगी या उसके खिलाफ जाएगी? डॉक्टर साहब, मेरी ज़ाती राय में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में ये जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, हाई कोर्ट के जज साहिबान की उम्र जो है वो 65 साल कर देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की उम्र नहीं बढ़ानी चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है। मेरी जमात की राय क्या है, अभी जमात के अंदर इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई, और अगर इस पर राय लेना चाहे आप जमात की, तो मैं इस वक्त क्योंकि उस पोजीशन में नहीं हूँ, सो आपको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारी है उनसे, या जनरल सेक्रेटरी जो है वो ज़्यादा इस पर बेहतर राय देंगे जमात की। मैं जमात का बंदा हूँ, लेकिन जमात के अंदर इस वक्त इस पर क्या कंसेंसस है या क्या डिस्कशन है वो मेरे इल्म में है नहीं। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि नहीं देनी चाहिए एक्सटेंशन, और हाई कोर्ट की उम्र 62 साल से 65 साल कर देनी चाहिए, और जज साहबान के जो तकर्री है, उनके जो बनाने का, जज अपॉइंट करने का तरीका है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वो जो पहला बड़ा फॉल्टी तरीका है, इस तरीके को ख़त्म करके एक ट्रांसपेरेंट, एक अच्छा तरीका। अच्छा सर, 2002 में मुशर्रफ साहब ने LFO के तहत जो है वो तरमीम की और जजेस की उम्र बढ़ा दी, जिसको उस वक्त की पीपल्स पार्टी और PMLN ने अपोज किया, और उसके बाद 17वीं तरमीम 2003 में उसको वापस ले लिया गया।
फिर इन्हीं पीपल्स पार्टी हमेशा अगेंस्ट में रही है, PMLN अगेंस्ट में रही। फिर 2019 में इमरान खान साहब ये कानून लाना चाह रहे थे और उस सिलसिले में मदद ली गई पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जाहिर है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने अपोज किया। सर, तो 2 जगह आपकी अपोजिशन मौजूद है पीपल्स पार्टी की, अब ये तीसरी दफ़ा अगर ये मौजूदा हुकूमत ख़ुद PMLN लाना चाहे तो पीपल्स पार्टी यकीनन अपनी पुरानी रवायत को बरकरार रखेगी या कॉम्प्रोमाइज़ करेगी? सर, ये मैंने पहले भी गुजारिश की कि मैं अभी पीपल्स पार्टी की पोजीशन बताने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ये सवाल अभी पार्टी के अंदर डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, अगर इसके ऊपर कोई करंट सिचुएशन आप लेना चाहे तो वो हमारे जो दोनों होते मैंने बताए। चलिए सर, आप ये बता दें माजी में जो अपोज किया वो सही था? मैं 1 मिनट ठहरिए, मैं बताता हूँ। जी जी, मेरी बात जरा खत्म हो। जहाँ तक ताल्लुक ये है कि जी हमने 18वीं तरमीम में क्यों किया, 17वीं तरमीम जो थी उसको ख़त्म क्यों ना कर दिया, जनरल मुशर्रफ वाले कवानीन को। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं ना, हमने 18वीं तरमीम में जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार तय किया था और उस तरीकाकार के ऊपर बड़ा एक मुबाहिसा हुआ था और इफ्तिखार चौधरी साहब ने 18वीं तरमीम को चैलेंज करवा लिया था सुप्रीम कोर्ट में। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कंसेंसस से पास हुई तरमीम आइन को उन्होंने, वो तरमीम नहीं थी, वो आइन था, आइन को चैलेंज करा लिया और फिर जमहूरियत की शाहरग पे उंगली रख के, पार्लिमान की शाहरग पे उंगली रख के इफ्तिखार चौधरी ने हमसे 19वीं तरमीम करवाई। ये मैं आज नहीं कह रहा, ये बात मैं 5-10 साल से कह रहा हूँ जी। ऐसा हुआ, हमने किया, इसलिए अगर वो ना करते तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बहरान पैदा होता, हुकूमत वक्त और सुप्रीम कोर्ट सामने खड़े होते। आप जवाब ले आते हैं सर, किसी न किसी काम में जवाब तो वो सर बनता है, नजरिया जरूरत भी बनता है, सियासी मसलहत भी होती है, नजरिया जरूरत भी होती है। मैंने अगर प्रोग्राम करना हो ना, मैं प्रोग्राम करने बैठूं तो मेरे सामने कोई मसलहत नहीं है, ठीक है, इसके चैनल वालों की पॉलिसी। मैं आगे चलता हूं सर। अगर आपने मेरी जगह बैठ के लेजिस्लेशन करनी हो, पाकिस्तान के निजाम को आगे बढ़ाना हो, एक वर्किंग या कमजोर सी डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए चलना हो, तो फिर आपको शायद, आप जैसे बड़े तगड़े बंदे शायद कुछ और करें, लेकिन आपको फिर शायद मेरे जैसे लोगों के कमजोर फैसलों की तरफ आना पड़े। सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर। निगरान हुकूमत गंदम स्कैंडल, सर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? बड़े संगीन इल्जामात आए हैं निगरान हुकूमत के ऊपर, क्या कहेंगे सर? उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए जी। नहीं, इंक्वायरी करनी चाहिए, दस्तावेजात कहते हैं मौजूद है, पूरी डिटेल मौजूद है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझसे आप जो मर्जी पूछे, मेरे पास तो सबूत नहीं है, आपके पास भी नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, हमारी है, सदर आपका बैठा हुआ है, गवर्नर आपका बैठा हुआ है, तो उनसे उम्मीद तो की जाए। दुरुस्त बात है। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, मैं तो सिंपल ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ना आपने इसका फैसला करना है ना मैंने करना है। जो भी फैसला होगा उसकी कोई इंक्वायरी और कोई किसी फोरम पे डिसाइड होगा। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि इसकी इंक्वायरी हो। अब इसके ऊपर जितनी बहस करें मैं करता जाऊंगा, आप भी करते चलिए, ये अच्छा हुआ। तो सर ये बताएं ना, क्यों नहीं हो रही इंक्वायरी? उसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? मेरे ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी इसकी मार्क कर दी है। सर मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था, जो प्रोडक्शन के और सनत के वजीर हैं राना तनवीर, वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी 2024 फरवरी के बाद की हो रही है। निगरान हुकूमत में जो हुआ 2023 में, जिसमें 1 अरब 10 करोड़ की जो गंदम मंगाई गई थी, और जिसको ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं गुजारिश कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा उनको कहने में या इसको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आया होगा। इस गवर्नमेंट के आने के बाद तो ना कोई एलसी खुली है, ना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना कोई नई पेमेंट हुई है। ये केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान ही वो ठीक हुई या गलत हुई एक अलग बहस है। उसी के दौरान ये फैसले हुए, उसी के दौरान एलसीआं खुली और उसी के दौरान मेजॉरिटी शिपमेंट्स आ गई। अगर कोई शिपमेंट लेट हुई या वो उसके लेट स्केड्यूल था, लेकिन उसकी एलसी पहले खुल गई थी, उसकी पेमेंट्स पहले चली गई थी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो उसमें केयरटेकर गवर्नमेंट का या मौजूदा गवर्नमेंट का तो कोई कसूर नहीं होगा। लिहाजा जिस अहद में फैसला हुआ, जिस अहद में एग्जीक्यूट हुआ, उसी दौर का इंक्वायरी होगी ना। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना सर, होनी चाहिए। अच्छा सर, आगे चलते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी मीडिया में आया, भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं, जिनके पर इंतहा पसंद
हिंदू का इल्ज़ाम भी है, सही है, गुजरात के कातिल भी हैं, मुसलमानों के कातिल भी हैं, अक़लियतों के कातिल भी हैं, लेकिन 2014 से वो 2024 तक वज़ीर आज़म हैं और खरबों की उनके दौर में इन्वेस्टमेंट हुई है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं। लेकिन सर हम देखते हैं कि उन्होंने जो असासे ज़ाहिर किए हैं वो असासे हैं 3 करोड़ रुपए के। तो सर आप कैसे देखते हैं कि एक इंडिया का 10 साल वज़ीर आज़म रहा हो और जिसने बहुत खरबों के प्रोजेक्ट्स लगाए हों, उसका असासा सिर्फ 3 करोड़ है? यहाँ तो हमारे हर पार्टी के एमपीए के असासे जो हैं वो सर करोड़ों अरबों में होते हैं। डॉक्टर साहब, ये हिंदुस्तान के अंदर भी अरबों खरबोंपति हैं और डॉलरों में अरबोंपति भी सियासत के अंदर हैं। नरेंद्र मोदी एक अच्छी मिसाल है। वहाँ की सोसाइटी ने एक कामनर को या एक आम आदमी के बेटे को कबूल कर लिया है। पाकिस्तानी समाज के अंदर आज हम इस लेवल पे, हमारी सोसाइटी इस सतह पे नहीं पहुंची कि हम आम आदमी के बच्चों को वोट डाल के और उनको इस काबिल बना लें कि वो हमारे हुक्मरान बन जाए। ये हमारी बदकिस्मती है। होना चाहिए ऐसा कि लोग असूल की बुनियाद पे, नजरिए की बुनियाद पे आगे आए। नरेंद्र मोदी ने भी इंतहा पसंदी को फरोग दे के अपनी जगह पैदा की है और उस नफरत से ये जो पॉपुलिस्ट है, मजहब का नारा हो, कौम परस्ती का नारा हो, ये जो भी इन नारों के तहत जो लोग पॉलिटिक्स में कामयाबियां हासिल करते हैं, वो कौमों के लिए कोई लॉन्ग टर्म में बड़े फवायद नहीं छोड़ते। हिंदुस्तान के अंदर जो मोदी, जो इस वक्त हमें हिंदुस्तान का शाइनिंग इंडिया नजर आता है, ये शाइनिंग इंडिया कांग्रेस के दौर में भी था, ये उससे पहले बीजेपी का जो पहला दौर था उसमें भी था। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी और जो सियासी इस्तेकाम है उसकी वजह से हिंदुस्तान की एक बड़ी इकोनॉमी है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम हर मामले में अपने आप को हिंदुस्तान के साथ हमारा मुवाजना शुरू कर देते हैं। हमारा कोई मुवाजना उनके साथ नहीं बनता। अच्छा सर, बहुत अपने तौर पे अपने मसाइल को देखना चाहिए। जी मैं रोकूंगा नाज़रीन, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताएं, ये दुबई लीक्स हुई है तकरीबन 11-12 अरब डॉलर की, इसमें जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर के 3 बच्चों का नाम आ रहा है, इसके ऊपर कुछ कमेंट्स करेंगे सर? उन्होंने वजाहत की है जी, कमेंट करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उनकी तरफ से ये वजाहत आ चुकी है कि ये असासे उनकी वालदा की तरफ से उनको इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र हुए हैं और उसका सबूत भी वो दे रहे हैं। उसमें कोई उनके डिक्लेयर्ड असासे हैं, कोई हिडन असासे नहीं है। अच्छा सर ये बताएं, निजकारी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो का बड़ा सख्त बयान आया और उनका ये कहना था कि पीआईए को पार्टनरशिप बुनियादों पर जो है वो होना चाहिए, निजकारी नहीं की जाए। तो अब जबकि पीआईए की और 24 अहम तरीन पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनकी निजकारी हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी होगी इस पर सर? डॉक्टर साहब, निजकारी कई तरह की होती है। एक टोटल सेल है कि आप आउटराइट सेल कर देते हैं और गवर्नमेंट उसे निकल जाती है उस इन्वेस्टमेंट से। दूसरी होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी प्राइवेटाइजेशन है। अगर कोई गवर्नमेंट की एंटिटी, एक तो ये होता है ना कि मैं गवर्नमेंट को ऑफर करता हूँ कि जी मैं पावर प्लांट लगाता हूँ, इसमें इतने पैसे मैं लगाता हूँ, इतने गवर्नमेंट लगाए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो लॉस में चल रहा है, लाइक पीआईए, लाइक स्टील मिल, तो मैं गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ऑफर करती है कि कोई बंदा बिड दे ले इसकी, और 10 पार्टियां बिड में आ जाती है, वो कहते हैं जी अच्छा हम मिल चलाते हैं। तो ऑफर ये की जा सकती है कि हम आपको 20%, 40% या 50% हम आपको शेयर देते हैं विद मैनेजमेंट, और बाकी शेयर गवर्नमेंट के पास रहता है। जिस तरह पीटीसी का हुआ, जिस तरह यूबीएल का हुआ, इस तरह और भी हुए। तो वो तरीका ये होता है कि इस वक्त वो एब्सोल्यूट लॉस में है। अगर कल वो नई पार्टी आके इन्वेस्टमेंट करके पीआईए का शेयर जो है वो प्रॉफिट में चली जाती है, और पीआईए का शेयर जो आज से, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन से वो 5 रुपए का, और वो 500 का हो जाता है या 100 का हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट के पास 50%, 40%, 60% शेयर होगा, उससे गवर्नमेंट का लॉस रिकवर होगा और गवर्नमेंट उसका हिस्सा ले बनेगी। सो ये पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर है। ये भी प्राइवेटाइजेशन, हम प्राइवेटाइजेशन की इस किस्म की बात कर रहे हैं कि ये करनी चाहिए, और ये अगर ऑफर होती है, देखते हैं क्या सूरत हाल आती है सामने। अगर ये ऑफर नहीं होती है सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो फिर पीपल्स पार्टी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पीपल्स पार्टी इस पे बैठ के फैसला करेगी ना जी। अभी पहले से हम धमकियां चले से नहीं सर, धमकी की बात नहीं है सर, मैं पॉलिसी तो पूछूं सर, राय तो पूछूं आपकी। अच्छा सर ये बताइए ना, तो यही है ना कि
यानी ये मैं कह रहा हूँ कि मैं गवर्नमेंट के साथ चलूंगा या मैं कहूंगा नहीं चलूंगा, तो ये धमकी होगी ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जब पॉलिसी सामने आ जाएगी फिर बात कर लेंगे। हाँ तो सर इसका हमारी पॉलिसी तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था ना कि सर कभी। वो बिल्कुल ठीक बयान है। क्यों सर? वो बिल्कुल ठीक बयान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज ए प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। तो ये राय है ना सर, ये उनकी राय है, लेकिन कबल वक्त दे दी ना सर उन्होंने, मशवरा करके नहीं, आने देते। हो सकता है सवाल किया, हो सकता है सर, हो सकता है सर गवर्नमेंट, माजरत के साथ उज्जत कर रहा हूँ, हो सकता है गवर्नमेंट यही लेके आती, तो आप पहले से आप बयान क्यों देते हैं? ये इसीलिए तो सर फिर हम आपसे सवाल करते हैं। आप सवाल करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, आप सवाल ना करें, जवाब नहीं देंगे। अच्छा सर 9 मई सर 9 मई के लोगों जिम्मेदारों का क्या रिपोर्ट भी आ गई है, सजाएं नहीं दी जा रही हैं, इसके ऊपर सर ये आखिरी मेरा सवाल है, इसके ऊपर सर बताएं। ये तो किसी वक्त चीफ जस्टिस साहब से या उन अदालतों के जज साहब से पूछिए, सजा मैंने तो देनी नहीं है। मेरा तो मौक़िफ़ है, मेरी जमात का मौक़िफ़ है कि जो लोग उस 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली मुलव्वस थे, प्लानिंग में या एग्जीक्यूशन में, इसी वो शोहरत के आमल है, उन लोगों को तो किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग वो जो उकसाहट में आ गए, उकसा के लोग ले गए, जज्बाती होकर चले गए, वक्ती इश्ताल में चले गए, स्पॉट में मौजूद है लेकिन उनका कोई एट्रीब्यूटेड रोल नहीं है भी तो कोई उनका प्लानिंग में रोल नहीं, ऐसे लोगों को मेरा ख्याल है उनको माफ़ी का या दरगुजर का रास्ता उनके लिए। लेकिन सर जो लोग नामजद हैं और जो अहम तरीन तनसीबात को तबाह करने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले और जो उसके आपके ले जाने वाले और जो प्लानर थे, उनको सर फौजी अदालत में सज़ा मिलनी चाहिए सर। डॉक्टर साहब पहली बात तो यह है कि यहाँ पे मटेरियल लॉस कोई मैटर नहीं कर रहा। 9 मई को शायद बहुत बड़ा कोई खरबों का नुकसान हमारा कौमी वसाइल के हवाले से नहीं हुआ, मटेरियल लॉस नहीं हुआ, वहाँ पे रिक्रूट का लॉस हुआ, कौम के जज्बात का लॉस हुआ, एक हमारे इदारे की तकदीस का लॉस हुआ, हमारे शुहदा की तौहीन हुई है, वो एक और बहस है पूरी। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग उसकी प्लानिंग में थे या उसके एग्जीक्यूशन में उन्होंने मेन रोल अदा किया, उनको सजावार ठहरना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग मासूमियत में, वक्ती इश्ताल में आ गए, किसी के उकसाने में आ गए और वो जज्बाती होकर चले गए, वहाँ मौजूद थे, उनकी तस्वीरें भी होंगी, सब कुछ होगा, तो उनके लिए दर्द। फौजी अदालत में इनका केस चलना चाहिए सर। इसके बारे में अभी अदालत का फैसला आने दें, मेरी जमात की पोजीशन इस पे आ चुकी है। सर बता देंगे एक दफा दोबारा कि आपकी। मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था सर। बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त खत्म हो जाता है। ज़मा कायरा हमारे साथ थे, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।